हेलो दोस्तों। भारत ज्ञान परंपरा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है पूना पैक्ट। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि आप मेरी आवाज सिर्फ अपने कानों तक जाने दीजिएगा। आपको पूना पैक्ट इतना बेहतर समझ में आएगा कि किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। परंतु क्या है इसकी पृष्ठभूमि आप जानते हैं? क्या इसका वास्तविक उद्देश्य था? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मित्रों, आप किसी के भी फॉलोअर हों परंतु कुछ समय के लिए निष्पक्ष हो जाइएगा। यकीन मानिए, इसको सुनने के बाद आप वास्तविकता का अनुभव करेंगे। शुरुआत करते हैं, जानते हैं, पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। पृष्ठभूमि वहां शुरुआत करता हूं जब अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना का नाम था फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने जब देखा कि भारतीयों में एकता नहीं है, इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया, मैसूर रियासत से अलग कर दिया, भारतीय रियासतों से आपस में लड़वा दिया, निजाम को अपने पक्ष में कर लिया। इससे उन्हें फायदा हुआ और इसी नीति का उन्होंने अनुसरण किया कि पहले भारतीयों को लड़ाते हैं, इसके बाद हमें इसका फायदा होगा। दोस्तों, डलहौजी ने फूट डालो और राज करो की नीति को लागू किया और इस नीति के तहत उन्होंने राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। मित्रों, इस विभाजन से एक तरफ मुस्लिम हो गए और दूसरी तरफ हिंदू हो गए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पश्चिमी बंगाल के रूप में पूर्वी बंगाल के रूप में कहा गया और जो हिंदू बहुल क्षेत्र था उसे पश्चिमी बंगाल कहा गया। मित्रों, इससे जहां हिंदू मुस्लिम एकता को आघात हुआ वहीं अंग्रेजों को इससे बहुत लाभ हुआ। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मुसलमानों को यह लालच दिया कि जिस प्रकार से कांग्रेस संस्था है वो हिंदुओं के उद्देश्य पूरी कर रही है परंतु मुसलमानों का ध्यान नहीं दे रही है, उसी प्रकार से तुम्हें भी एक संगठन की आवश्यकता है। फलस्वरूप उनके द्वारा संगठन स्थापना करने के लिए प्रेरित किया गया और कहा गया कि आप संगठन स्थापित करिए, हम आपको आरक्षण देंगे। उसी के प्रभाव में आकर के 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। मित्रों, उस टाइम पर एक अंग्रेज कथन करता है बंगाल विभाजन के संदर्भ में कि आज जो हम जहर के बीज बो रहे हैं, जब इसके वृक्ष बड़े होंगे तो इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि यह सदियों सदियों तक नहीं मिटाया जाएगा। मित्रों, उसी का परिणाम है कि आज भारत और पाकिस्तान देखे जा रहे हैं और ये हमेशा ही शत्रुता बनी रहती है। बंगाल विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। अंग्रेजों ने अपनी चाल की अगली बाजी चली और 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को कांग्रेस से और हिंदुओं से अलग करके आरक्षण दे दिया, 5 सीटें रिजर्व कर दी। मित्रों, जो मुस्लिम कांग्रेस के साथ में रहकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक होकर के लड़ रहे थे, वह अंग्रेजों को राज नहीं आया और उन्होंने सर्वप्रथम हिंदू और मुस्लिम को तोड़ा और पहली बार 1909 में भारत में आरक्षण का जन्म हुआ। और यह आरक्षण ऐसे नहीं दिया गया था, संयुक्त रूप से नहीं था, यह सांप्रदायिक आधार पर दिया गया था। मित्रों, समय आया जब आगे चलते तो वर्ष 1919 में 1919 का एक्ट आया और उसमें इस आरक्षण का विस्तार किया गया। सिखों को आरक्षण दिया गया, एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया, ईसाइयों को भी आरक्षण दिया गया। इससे कई जो स्वतंत्रता सेनानी थे नाराज भी हुए। परंतु अब ध्यान से सुनिएगा, इसी समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे और उन्होंने पूर्ण प्रयास किया था कि 1919 के अधिनियम में दलितों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। मित्रों,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस पृष्ठभूमि से थे वो उनके दर्द को समझते थे और उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया था वह दलितों की स्थिति को समझते थे। यद्यपि उनका मानना था कि जिस प्रकार से मुस्लिमों को, सिखों को, एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया है, ईसाइयों को आरक्षण दिया गया है, इन्हें मिलने का योग्य नहीं थे, उनकी तुलना में दलितों को आरक्षण दिया जाना था और यह बात है परम सत्य भी है। परंतु यह तो अंग्रेजों की नीति थी और जैसे ही यह बात पता चली कि अब हिंदुओं में भी एक ऐसी विचारधारा हो रही है कि जो अलग होने की बात कर रही है, तो अंग्रेजों ने भी इसका लाभ लेने के लिए अगले प्रयास किए और अगला मिशन 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साइमन कमीशन के साथ में थे। उस कमेटी के मेंबर थे, वो मेंबर सचिव थे जिसको आगे चलकर के 1935 का अधिनियम तैयार करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे प्रयास किए कि 1935 के अधिनियम में दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसी प्रयास के चलते उन्होंने साइमन कमीशन नाम की जो कमेटी थी उसमें सचिव का पद ग्रहण किया। आगे चलकर के जो गोलमेज सम्मेलन हुए उस गोलमेज सम्मेलन तीनों में अध्यक्षता की मतलब कि भारत की ओर से भाग लिया। अगली जो बात करें तो 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ उसके पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए हुए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए थे। भारतीयों द्वारा अपनी अपनी मांगे प्रस्तुत की गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा यह बात प्रस्तुत की गई कि दलितों को अलग से आरक्षण चाहिए, परंतु इस बात की गांधी द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। अब वो स्वीकृति क्यों नहीं देना चाहते थे, यहां भी उनके उद्देश्य को समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। दो शब्द में बोल रहा हूं, एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, एक है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण चाहते थे, वहीं महात्मा गांधी दलितों को संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण देना चाहते थे। जब गोलमेज सम्मेलन में बहस हुई, अंततः ब्रिटिश सरकार ने गांधी द्वारा समर्थन न दिए जाने के बावजूद भी इस बात को मान लिया कि हिंदुओं से अलग दलितों को हम आरक्षण देते हैं। मित्रों, यह आरक्षण दे दिया गया। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई। जब यह बात गांधी को पता चली तो गांधी ने ब्रिटिश से वापस आकर यरगदा जेल में महाराष्ट्र में जब उन्हें पकड़ लिया अंग्रेजों ने, तो उसी टाइम पर उन्होंने आमरण अनशन किया। अब जो भी भारतीय थे, जो भी बड़े नेता थे, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आग्रह किया कि आप संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण ले लीजिए, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात से मना किया कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण चाहिए। कहते हैं कि काफी प्रयासों के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए और जब बात हुई तो गांधी ने कहा हम आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, हम भी दलितों का समर्थन करते हैं, परंतु आरक्षण सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत नहीं, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत दिया जाएगा। और जिन 71 सीटों के पीछे तुम इतना प्रयास कर रहे हो, मैं वादा करता हूं कि दुगनी सीटें दिलाऊंगा, यानी कि 148 सीटें दी गई थी बाद में। अब मेन डिफरेंस ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली क्या है। मित्रों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पृथक आरक्षण दिया जाता है कि वोट भी पृथक जाति के लोग देंगे और जो प्रतिनिधि खड़ा होगा वह भी पृथक जाति का ही खड़ा होगा। और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में होता है कि जिसको आरक्षण दिया जाएगा सिर्फ प्रतिनिधि वही खड़ा होगा और वोट सभी जाति के लोग देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो आरक्षण चाहते थे कि जिसमें सिर्फ दलित व्यक्ति का नेता ही बने
और वोट भी दलित व्यक्ति का ही डाले, उसमें अन्य व्यक्ति कोई वोट न डाले। गांधी जो आरक्षण देना चाहते थे उसमें था कि नेता तो होगा, दलित व्यक्ति ही होगा, परंतु वोट जो है सभी डालेंगे। इसी टाइम पर गांधी द्वारा कहा गया था कि अगर आज डॉक्टर भीमराव ने मेरी बात नहीं मानी तो भारत में दलित हमेशा से ही दलित ही बना रहेगा और आगे भी हमेशा दलित ही बना रहेगा, कभी वो संयुक्त रूप से साथ नहीं हो सकता। मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूं, कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, संभवतः ऐसे एक और पाकिस्तान का निर्माण हो सकता था यदि पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण दिया जाता। बाद में दोनों के मध्य समझौता होता है, समझौते के तहत 71 सीटों के बदले 148 सीटें रिजर्व की जाती हैं और सीटों में जितनी सीटें भीमराव द्वारा मांगी जा रही थीं उनका 18% वृद्धि की जाती है। यह था पूना समझौता। आज भी जो आरक्षण SC ST को लोकसभा में, विधानसभा में मिला हुआ है, वह भी उसी तरह का है जो पूना समझौते के तहत प्रदान किया गया था, अर्थात संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत। दोस्तों, इसका संबंध याद रखिएगा, राजनीतिक आरक्षण से था, शिक्षा संस्थानों या नौकरियों में आरक्षण से नहीं था। यह जो वर्तमान में लोकसभा में सीट आरक्षित की जाती हैं, विधानसभा में सीट आरक्षित की जाती हैं, इनसे संबंधित था। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।